अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इको 404 के लेसन नंबर 5 को देखेंगे, जिसमें हमने सप्लाई एनालिसिस के बारे में पढ़ना। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और दूसरी बात, एक आपने ये काम करना है कि ऑनलाइन वॉच करें प्लीज़, आपसे मेरी गुजारिश है, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से भी जो है फिर हमें इशू आता है, तो फिर हमारा फ़ायदा नहीं होता। आपका भला तो हमारा भी भला हो जाना चाहिए। चलते हैं हम अपनी बेसिस फॉर सप्लाई की तरफ। जी, हमारे पास है बेसिस फॉर सप्लाई। ठीक है, सबसे पहले हम सप्लाई को समझते हैं। देखिए, सप्लाई से मुराद वो क्वांटिटी जो प्रोड्यूसर्स किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना चाहते हों और बेच सकते भी हों किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। यानी सिर्फ बनाना काफ़ी नहीं होता किसी भी प्रोडक्ट को, बल्कि बेचने की विलिंगनेस और एबिलिटी दोनों होनी चाहिए। सप्लाई डिसाइड करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो स्पेसिफाई करनी पड़ती हैं। देखिए, सप्लाई को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक तो ये है कि प्रोडक्ट की प्राइस, रिलेटेड गुड्स की प्राइसेस, टेक्नोलॉजी का लेवल, प्रोडक्शन कॉस्ट या इनपुट प्राइसेस लगा लें, वेदर, ठीक है, खासकर जो है वो एग्रीकल्चर वगैरह में। इन सब चीज़ों की वजह से प्रोड्यूसर्स जो है वो डिसाइड करते हैं कि मार्केट में कितना प्रोडक्ट लाना है। क्लियर। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं लाभ सप्लाई पर। देखिए, लाभ सप्लाई क्या है? प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का जो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ये क्या होता है? लाभ सप्लाई होता है। यानी प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, प्राइस कम होगी तो सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है। सिंपल रीज़न यही है कि प्रोड्यूसर्स जो है वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं यहाँ पर। जब प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई क्यों बढ़ती है? जब प्राइस इंक्रीज़ होती है तो प्रोड्यूसर्स को ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, इसलिए वो ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी मार्केट में लाते हैं। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि फर्म्स प्रोडक्शन तब बढ़ती हैं, ठीक है, जब मार्जिनल रिवेन्यू जो है वो ग्रेटर देन हो जाए मार्जिनल कॉस्ट से। यानी जब एक्स्ट्रा यूनिट बेचकर जो पैसा मिल रहा हो, जो वो रिवेन्यू होता है हमारे पास, तो वो उस यूनिट को बनाने की कॉस्ट से ज़्यादा हो जाए। यानी रिवेन्यू जो है वो कॉस्ट से ज़्यादा हो जाए, तो फिर जो है वो हमारे पास क्या होती है, फर्म्स प्रोडक्शन बढ़ जाती है। इसलिए जो है वो हाई प्राइसेस फर्म्स को प्रोडक्शन एक्सपेंड करने की मोटिवेशन देती है। ठीक है, कौन? हाई प्राइसेस। जब प्राइस कम होती है तो क्या होता है? देखिए, लो प्राइस का मतलब प्रॉफिट कम, मोटिवेशन कम, प्रोडक्शन कम, इसलिए क्वांटिटी सप्लाइड भी कम हो जाती है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं, जब सिर्फ प्राइस चेंज हो तो क्वांटिटी सप्लाइड चेंज होती है, ग्राफ पर मूवमेंट भी होती है। यानी ग्राफ ऊपर नीचे कुछ ना कुछ तो होगा ना, सप्लाई जैसे जैसे चेंज होगी। ठीक है। जब प्राइस के अलावा कोई फैक्टर चेंज होगा, जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो, रॉ मटेरियल महंगा हो जाए, वेदर चेंज हो जाए, तो पूरी सप्लाई चेंज हो जाती है और सप्लाई कर्व जो है वो राइट या लेफ्ट साइड पर जो है वो शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। एक और चीज़ याद रखिएगा कि डिमांड की तरह जो है वो सप्लाई के भी जो है वो नॉन प्राइस फैक्टर्स होते हैं। अगर इनमें से कोई चेंज हो, अगर सप्लाई इंक्रीज़ हो जाए तो कर्व जो है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगी, और अगर सप्लाई डिक्रीज़ हो जाए तो कर्व जो है वो लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपने जो है वो इसको रीड आउट करना है क्विज़ के लिए, लाभ सप्लाई को। ठीक है। और बेसिस फॉर सप्लाई में जो है वो हाईलाइटेड है, वो आपने जो है वो अच्छे से देख लेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई की। देखिए, ये वो फैक्टर्स हैं जो प्राइस के अलावा सप्लाई को इफ़ेक्ट करते हैं। यानी अगर प्राइस सेम भी रहे फिर भी जो है वो सप्लाई चेंज हो सकती है। ठीक है। तो देखिए, पहले हमारे पास है कॉस्ट एंड टेक्नोलॉजी। यानी प्रोडक्शन की कॉस्ट और टेक्नोलॉजी सप्लाई पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। अगर न्यू मशीन्स आ जाएँ, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए, तो प्रोडक्शन जो है वो सस्ता और फास्ट हो जाता है। सप्लाई वहाँ पर क्या हो जाएगी, फिर इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर प्रोडक्शन महंगी हो जाए तो फर्म्स जो है वो कम प्रोड्यूस करेंगे, सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है। दूसरे नंबर पर हमारे पास प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स है। ठीक है। यानी कि प्रोड्यूसर्स अक्सर मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अगर किसी दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा हो जाए, फर्म्स जो है वो उस प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं और पहले वाले प्रोडक्ट की सप्लाई कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल, फार्मर जो है वो व्हीट और कॉटन दोनों उगा सकता है। कॉटन की प्राइस बढ़ जाए तो फार्मर जो है वो कॉटन ज़्यादा उगाएगा। ठीक है। और वहाँ पर जो है वो व्हीट सप्लाई फिर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर। इसके बाद फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस आ जाते हैं। यानी प्रोड्यूसर्स फ्यूचर को देखकर डिसीजन लेते हैं। अगर फर्म्स एक्सपेक्ट करें जैसे कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है, तो वो आज सप्लाई जो है, आज का टाइम में जो है वो सप्लाई कम कर देते हैं, प्रोडक्ट स्टोर कर लेते हैं और फ्यूचर में जो है वो बेचने के लिए। इसलिए जो है वो एक्सपेक्टेशंस भी जो है वो सप्लाई को चेंज करती हैं। ठीक है।
इसके बाद जो है नंबर ऑफ़ सेलर्स आ जाता है। मार्केट में जितने ज़्यादा सेलर्स होंगे उतनी ज़्यादा टोटल सप्लाई होंगी। इसके बाद नंबर 5 पर आ जाता है इनपुट प्राइसेस, यानी इनपुट क्या होता है, जैसे कि रॉ मटेरियल, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। अगर इनपुट प्राइसेस बढ़ जाएँ तो प्रोडक्शन महंगा हो जाएगा वहाँ पर, और फर्म्स जो है वो कम प्रोड्यूस करती हैं और सप्लाई फिर वहाँ पर क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर इनपुट प्राइसेस कम हो जाए तो प्रोडक्शन जो है वो वहाँ पर सस्ती हो जाएगी और सप्लाई क्या हो जाएगी, वहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है वेदर कंडीशंस, यानी ये फैक्टर जो है वो स्पेशली एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अच्छा वेदर मतलब ज़्यादा क्रॉप्स होंगी और सप्लाई फिर वहाँ पर क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। अगर जैसे फ्लड या फिर ड्रॉट आ जाए तो वहाँ पर कम क्रॉप्स होंगी और सप्लाई क्या होगी, वहाँ पर डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने ये 6 के 6 पॉइंट्स है ये याद रखने हैं आपने। ठीक है, इसके बाद हम आगे आ जाते हैं इंडस्ट्री सप्लाई वर्सेस फर्म सप्लाई। सप्लाई जो है वो 2 लेवल्स पर होती है, फर्म सप्लाई और इंडस्ट्री सप्लाई। फर्म सप्लाई क्या होती है, ये सप्लाई होती है एक सिंगल कंपनी की। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बेकरी जो है वो कितने ब्रेड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और फिर वहाँ से जो चीज़ें आगे जा रही होती हैं। इंडस्ट्री सप्लाई क्या होती है, जिसे हम मार्केट सप्लाई भी कहते हैं। ठीक है, इसमें इंडस्ट्री सप्लाई में क्या होता है कि मार्केट की टोटल सप्लाई को हम इंडस्ट्री सप्लाई कहते हैं, यानी मार्केट में जितनी फर्म्स हैं उन सब की सप्लाई को ऐड कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगी, इंडस्ट्री सप्लाई हो जाएगी। मतलब आप इसको लिख सकते हैं कि मार्केट सप्लाई या आप इंडस्ट्री सप्लाई इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल फर्म सप्लाई। फर्म और इंडस्ट्री सप्लाई के फैक्टर्स जो है वो सिमिलर होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस इनकी जो है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल एक फर्म के लिए लेबर कॉस्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, फर्म सप्लाई कहते हैं, और इंडस्ट्री लेवल पर जो है वो नंबर ऑफ़ फर्म्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इसमें जो है वो मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग क्या होता है, देखिए मैनेजर्स को दोनों चीज़ें समझना ज़रूरी होती हैं कि अपनी फर्म कितना प्रोड्यूस करें और मार्केट में टोटल सप्लाई कितनी है। क्योंकि मार्केट सप्लाई जो है वो अल्टीमेटली फर्म्स की सप्लाई का सम होती है। तो स्टूडेंट्स आपने इसको भी जो है वो अच्छे से रीड आउट करना है। ठीक है, इसके बाद हम आगे आ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे सप्लाई कर्व एंड सप्लाई फंक्शन को। देखिए सप्लाई कर्व और सप्लाई फंक्शन जो है वो ये दोनों टर्म्स सिमिलर लगती हैं लेकिन सेम नहीं होती हैं। ठीक है, सप्लाई कर्व क्या होती है, देखिए सप्लाई कर्व एक ग्राफ होती है जो शो करती है कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का रिलेशनशिप। ठीक है, जब हम सप्लाई कर्व बनाते हैं तो बाकी सब फैक्टर्स कांस्टेंट मान लेते हैं हम। ठीक है, यानी टेक्नोलॉजी सेम, कॉस्ट सेम, वेदर सेम, सेलर सेम, सिर्फ प्राइस चेंज होती है वहाँ पर। ठीक है, सप्लाई कर्व का एक जो है वो रूल होता है, यानी सप्लाई कर्व पर जो है वो मूवमेंट का रूल सिंपल है। अगर जैसे कि सप्लाई बढ़ी तो क्वांटिटी भी जो है प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ जाएगी, प्राइस जो है वो कम होगी तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कम हो जाएगी। यानी सप्लाई कर्व हमें सिर्फ ये बताती है कि प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी कैसे चेंज होती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है सप्लाई फंक्शन। देखिए सप्लाई फंक्शन क्या होता है, ये हमें बताता है कि क्वांटिटी सप्लाइड किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। यानी सिर्फ प्राइस नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, इनपुट प्राइसेस, नंबर ऑफ सेलर्स, वेदर, एक्सपेक्टेशंस, सब फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। इसलिए सप्लाई फंक्शन जो है वो कंप्लीट रिलेशनशिप है। सप्लाई कर्व में क्या होता है कि सिर्फ प्राइस वर्सेस क्वांटिटी शो होता है वहाँ पर। ठीक है, और बाकी सब फैक्टर्स कांस्टेंट मान लिए जाते हैं। सप्लाई फंक्शंस में क्या होता है कि सब वेरिएबल्स इंक्लूड होते हैं और वहाँ पर जो है वो क्वांटिटी सप्लाइड के तमाम डिटर्मिनेंट्स जो है वो इस चीज़ को शो करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सप्लाई कर्व जो है वो सप्लाई फंक्शन का सिंप्लीफाइड वर्जन होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें से भी आपने जो है वो सप्लाई फंक्शन, सप्लाई कर्व को अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं सप्लाई कर्व शिफ्ट्स को। देखिए सप्लाई कर्व शिफ्ट क्या होता है, याद रखें प्राइस चेंज होगी तो मतलब मूवमेंट ऑन कर्व, नॉन प्राइस चेंज मीन शिफ्ट ऑफ कर्व। सप्लाई इंक्रीज मतलब आपकी कर्व जो है वो राइट साइड पर शिफ्ट होगी। देखिए सप्लाई इंक्रीज तब होती है जब प्रोड्यूसर्स ज़्यादा प्रॉफिटेबली प्रोड्यूस कर सकते हों। इसका मतलब है प्रोडक्शन सस्ती हो जाए, टेक्नोलॉजी बेटर हो जाए, कॉस्ट कम हो जाए। ठीक है, तो फिर रिजल्ट क्या निकलेगा, सप्लाई जो है वो सप्लाई कर्व राइट साइड शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, सेम प्राइस पर अब ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई होती है तो इसे हम क्या कहेंगे, डाउनवर्ड या राइट शिफ्ट पर। ठीक है, जब सप्लाई डिक्रीज़ होती है तो हमारी कर्व जो है वो लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट होती है। कैसे, देखें सप्लाई डिक्रीज़ तब होती है जब प्रोडक्शन महंगी या मुश्किल हो जाए। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल महंगा हो जाए, लेबर महंगी हो जाए, टैक्सेस बढ़ जाएं। ठीक है, या प्रोडक्शन करना मुश्किल हो जाए। ठीक है, तो इसका रिजल्ट जो निकलेगा सप्लाई कर्व लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, और सेम प्राइसेस पर जो है वो अब कम क्वांटिटी सप्लाई होती है तो फिर हम इसे क्या कहेंगे, अपवर्ड या फिर लेफ्ट शिफ्ट कहेंगे। ठीक है, इसमें हम एक और चीज़ पढ़ेंगे, मार्केट सप्लाई फंक्शंस को। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट ये शो करवाती है कि क्वांटिटी सप्लाइड किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है।
देखिए मैनेजर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग के लिए नंबर्स और रिलेशनशिप्स पता होना चाहिए हमें। इसलिए सप्लाई फंक्शंस को इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, सप्लाई इक्वेशंस में एक एग्जांपल दी गई है, ये कार इंडस्ट्री की। यहाँ पर जो इक्वेशन लिखी हुई है, Q इज इक्वल टू B1P प्लस B2P प्लस B3W प्लस B4S प्लस B5E प्लस B6I। ठीक है, इससे जो है वो आपने घबराना नहीं, अब इसे जो है वो सिंपल वर्ड्स में हम समझेंगे। क्यू क्या है? देखिए क्यू जो है वो हमारे पास क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ कार्स है। ठीक है, क्योंकि कार्स की बात हो रही है तो क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ कार्स है, यानी कितनी कार्स मार्केट में सप्लाई हो रही हैं। पी क्या है? पी प्राइस ऑफ कार्स है, यानी कार की प्राइस जितनी ज़्यादा होगी सप्लाई उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, और अब जो है वो पी प्राइम जो है ये क्या है? पी प्राइम मतलब प्राइस ऑफ स्पोर्ट्स कार्स। अगर स्पोर्ट्स कार की प्राइस चेंज हो तो नॉर्मल कार्स की सप्लाई भी इफेक्ट होती है। ठीक है, डब्ल्यू क्या है? वेज रेट है, यानी लेबर की सैलरी। अगर लेबर महंगी हो जाए तो प्रोडक्शन जो है वो महंगा होगा और सप्लाई कम। एस क्या है? कॉस्ट ऑफ स्टील। कार्स बनाने के लिए स्टील चाहिए होती है। ठीक है, स्टील महंगी होगी तो प्रोडक्शन महंगा होगा, प्रोडक्शन महंगा होगा तो सप्लाई कम हो जाएगी। ई क्या है? ई एनर्जी कॉस्ट है, यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल वगैरह। एनर्जी महंगी होगी, जाहिर सी बात है सप्लाई कम हो जाएगी। आई क्या है? इंटरेस्ट रेट, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो लोन्स महंगे हो जाएंगे, प्रोडक्शंस महंगी हो जाएगी, सप्लाई भी वहाँ पर कम हो जाएगी। B1 B2 B3 ये चीज़ें क्या है? ये पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, ये मतलब नंबर्स बताते हैं कि हर फैक्टर सप्लाई को कितना इफेक्ट करता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आपने एक चीज़ याद रखनी है कि सप्लाई इंक्रीज होगी, कर्व राइट साइड शिफ्ट होगी, सप्लाई डिक्रीज होगी, कर्व लेफ्ट साइड शिफ्ट होगी। ठीक है, सप्लाई फंक्शंस मतलब इक्वेशन फॉर्म में कार सप्लाई डिपेंड करती है प्राइस, रिलेटेड गुड्स, लेबर कॉस्ट, स्टील कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट, इंटरेस्ट रेट वगैरह पे। ठीक है, चीज़ें अच्छे से देख लेनी है आपने। देन हम आगे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। ठीक है, क्वांटिटी आपकी बढ़ रही है ऐसे, तो आपकी कर्व भी जो है बढ़ती चेंज होती जाएगी, मूव होती जाएगी। अगर आपकी ऐसे बढ़ रही है तो ये भी देखिए आपको कैसे वो चेंज हो रही है। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं चेंज इन सप्लाई। सप्लाई जैसे जैसे चेंज होती है आपकी कर्व ऐसे ऐसे मूव होगी। ठीक है, राइट साइड पर लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होती जाएगी। ये यहाँ पे इन्होंने एरोस के ज़रिए बताई हुई, ऊपर हमने एक्सप्लेनेशन भी इसकी पढ़ी है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में। देखिए ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर डिमांड और सप्लाई बैलेंस हो जाती है, यानी डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। ठीक है, यानी बायर्स भी सेटिस्फाइड होते हैं वहाँ पर और सेलर्स भी सेटिस्फाइड होते हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे बनती है? देखिए मार्केट इक्विलिब्रियम उस वक्त बनता है जब डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब जहाँ दोनों कर्व्स मिलते हैं वहीं मार्केट का बैलेंस पॉइंट होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होती है? इक्विलिब्रियम प्राइस वो प्राइस होती है जहाँ क्वांटिटी डिमांड बराबर हो जाए क्वांटिटी सप्लाइड के। इस प्राइस को और भी नाम दिए जाते हैं, जैसे कि मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस, मार्केट क्लियरिंग प्राइस। ठीक है, मार्केट क्लियरिंग क्यों कहते हैं हम इसे? क्योंकि इस प्राइस पर मार्केट का सारा जो प्रोडक्ट होता है वो बिक जाता है, सेल हो जाता है, ना शॉर्टेज होती है ना सरप्लस होता है वहाँ पर, यानी मार्केट जो है वहाँ पर क्या हो जाती है? क्लियर हो जाती है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होती है? देखिए इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो अमाउंट है जो बायर्स खरीदना चाहते हैं और सेलर्स बेचना चाहते हैं, और दोनों की क्वांटिटी वहाँ पर क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, एक यहाँ पर जिक्र जो है वो परफेक्ट बैलेंस का भी हो रहा है, यानी मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब है कि परफेक्ट बैलेंस, यानी इस पॉइंट पर प्राइस चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, क्वांटिटी चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि बायर्स और सेलर्स दोनों सेटिस्फाइड होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम पर प्राइस और क्वांटिटी चेंज होने का कोई प्रेशर नहीं होता। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने इसमें भी जो है वो अच्छे से सारा ही पॉइंट याद करने वाला है। मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, परफेक्ट बैलेंस क्या चीज़ें होती हैं, क्लियर? यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम को, जहाँ पर दोनों जो है वो इंटरसेक्ट करती हैं कर सप्लाई और डिमांड जो है वो दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पर, यहाँ पर देखें। ठीक है, तो ये हमारे पास मार्केट इक्विलिब्रियम है जहाँ हमारे पास ना शॉर्टेज होता है ना सरप्लस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे मार्केट डिसइक्विलिब्रियम की। देखिए हमने पीछे जो पढ़ा था मार्केट इक्विलिब्रियम, जहाँ पर सप्लाई और डिमांड दोनों बराबर हो जाती है वहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है। डिसइक्विलिब्रियम मतलब उसके अपोजिट होगा। देखिए हर वक्त जो है वो मार्केट इक्विलिब्रियम में नहीं होती, कभी कभी मार्केट बैलेंस से बाहर हो जाती है। इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? मार्केट डिसइक्विलिब्रियम। देखिए एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे जिक्र है सरप्लस का और शॉर्टेज का। सरप्लस क्या होती है?
सरप्लस जो है मतलब एक्सेस सप्लाई। सरप्लस तब होता है जब प्रोड्यूसर्स ज़्यादा प्रोडक्ट सप्लाई कर देते हैं लेकिन बायर्स उतना ख़रीदना नहीं चाहते, यानी आपकी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है डिमांड के बनस्बत, सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाए तो सेलर्स ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं और बायर्स जो है वो क्या करेंगे, कम खरीदेंगे। सो मार्केट में प्रोडक्ट बच जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, सरप्लस कहते हैं। शॉर्टेज क्या होता है, शॉर्टेज मीन एक्सेस डिमांड। शॉर्टेज तब होता है जब बायर्स ज़्यादा डिमांड करते हैं लेकिन प्रोड्यूसर्स उतना सप्लाई नहीं करते, यानी डिमांड ग्रेटर देन हो जाती है सप्लाई से। फॉर एग्जांपल अगर प्राइस बहुत कम हो जाए और बायर्स ज़्यादा ख़रीदना चाहते हैं जबकि सेलर्स कम प्रोड्यूस करते हैं तो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में कम पड़ जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, शॉर्टेज कहते हैं, ठीक है। याद रखें इक्विलिब्रियम का मतलब है डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, इसलिए इक्विलिब्रियम पर ना एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है यानी नो सरप्लस, ना प्रोडक्ट की कमी होती है मीन नो शॉर्टेज, ठीक है। नो सरप्लस नो शॉर्टेज इट्स मीन इक्विलिब्रियम, ठीक है। मार्केट परफेक्टली बैलेंस्ड हो जाती है। डिसइक्विलिब्रियम मार्केट को जो है वो कैसे चेंज करते हैं, सरप्लस और शॉर्टेज परमानेंट नहीं होते, मार्केट खुद अपना बैलेंस वापस लाती है। सरप्लस हो तो क्या होता है, सेलर्स के पास एक्स्ट्रा स्टॉक रह जाता है, वो प्राइस कम कर देते हैं, डिमांड बढ़ती है, मार्केट इक्विलिब्रियम की तरफ वापस आ जाती है। शॉर्टेज हो तो क्या होता है, प्रोडक्ट की कमी हो जाती है, सेलर्स फिर क्या करते हैं, प्राइस बढ़ा देते हैं, सप्लाई बढ़ती है, मार्केट इक्विलिब्रियम की तरफ वापस आ जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, मार्केट फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। तो इसमें भी सारी स्टूडेंट्स चीज़ें जो है वो आपने ध्यान से क्लियर जो है वो कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स आपने सरप्लस और शॉर्टेज को अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है। और डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है ये भी आपने इसको फुल अपने पॉइंट को जो है वो रीड आउट करना है, क्लियर। डिसइक्विलिब्रियम की जहाँ पर कभी शॉर्टेज आ जाता है, कभी सरप्लस आ जाता है, जिसकी वजह से मार्केट डिसइक्विलिब्रियम हो जाती है, ठीक है। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे कंपैरेटिव स्टैटिक्स की। देखिए ये थोड़ा टेक्निकल लगता है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है इसका भी। कंपैरेटिव स्टैटिक्स का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कैसे चेंज होती है और जब डिमांड या सप्लाई चेंज हो जाए, ठीक है। याद रखिएगा कि इक्विलिब्रियम तब होता है जब डिमांड बराबर हो जाए सप्लाई के और उस पॉइंट पर जो है वो प्राइस और क्वांटिटी चेंज होने का कोई प्रेशर नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर डिमांड या सप्लाई चेंज हो जाए तो फिर नया इक्विलिब्रियम बन जाता है और उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंपैरेटिव स्टैटिक्स कहते हैं, ठीक है। कंपैरेटिव स्टैटिक्स का मीनिंग मैं आपको अगेन दोबारा से बता दूं कि ओल्ड इक्विलिब्रियम वर्सेस न्यू इक्विलिब्रियम का कंपैरिजन इज कॉल्ड कंपैरेटिव स्टैटिक्स, ठीक है। यानी पहले मार्केट कहाँ थी, चेंज के बाद मार्केट कहाँ पहुँच गई, और चेंज तब तक होता रहता है जब तक न्यू इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश ना हो जाए, ठीक है। सरप्लस और शॉर्टेज का रोल भी हमने देखा था, पीछे भी पढ़ा था कि इसमें भी जो है वो यही है कि कंपैरेटिव स्टैटिक्स में सरप्लस और शॉर्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सरप्लस में क्या होता है कि सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड होती है, ठीक है। और आपके पास जो है वो हमने पीछे पढ़ा था कि सेलर्स के पास एक्स्ट्रा स्टॉक हो जाता है, प्राइस कम कर देते हैं, फिर प्रोडक्शन भी कम हो जाती है, ठीक है। और इसे हम फिर क्या कहते हैं, डाउनवर्ड प्रेशर ऑन प्राइस एंड आउटपुट, ठीक है। शॉर्टेज का इफेक्ट भी ये था कि शॉर्टेज क्या होता है, डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई। इसका रिजल्ट ये था कि प्रोडक्ट की कमी हो जाती है, सेलर्स प्राइस बढ़ा देते हैं, प्रोडक्शन भी बढ़ता है, फिर इसे हम क्या कहेंगे, अपवर्ड प्रेशर ऑन प्राइस एंड आउटपुट, ठीक है। शॉर्ट रन क्या होता है, एक और चीज़ है, कंपैरेटिव स्टैटिक्स में शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, ठीक है। शॉर्ट रन का मतलब होता है छोटा टाइम पीरियड। तो यहाँ पर जो है वो सेलर्स क्या करते हैं, देखिए न्यू फर्म्स एंटर नहीं करते, एग्जिस्टिंग फर्म्स सिर्फ इनपुट्स एडजस्ट करती हैं जैसे लेबर, रॉ मटेरियल्स वगैरह, और बायर्स क्या करते हैं, वो जो है वो सिर्फ क्वांटिटी डिमांडेड एडजस्ट करते हैं, यानी मार्केट के सेम बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, सिर्फ बिहेवियर चेंज होता है। शॉर्ट रन एनालिसिस में यहाँ पर जो है वो एक एग्जांपल देखते हैं, इंटरेस्ट रेट डिमांड को इफेक्ट करती है। याद रखिएगा इंटरेस्ट रेट जो है वो क्या करती है, डिमांड को इफेक्ट करती है। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो जाए तो लोन्स महंगे हो जाते हैं, लोग कम ख़रीदते हैं, डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है। इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ हो जाए तो लोन्स सस्ते हो जाते हैं, लोग ज़्यादा ख़रीदते हैं और डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने इसको सबको जो है वो अच्छे से रीड आउट करना है, ठीक है। जो हाईलाइटेड है ये आपके पास शॉर्ट रन एनालिसिस के हिसाब से है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंपैरेटिव स्टैटिक्स चेंजिंग सप्लाई की, ठीक है। मतलब जब सप्लाई चेंज होती है तो इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ता है। याद रखिए इक्विलिब्रियम जो है वहाँ पर होता है जहाँ पर डिमांड बराबर हो जाती है सप्लाई के। देखिए जब सप्लाई इंक्रीज़ होती है तो क्या होता है, प्रोड्यूसर्स, अब इसका मतलब होता है कि प्रोड्यूसर्स जो है वो अब ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी बेटर हो जाए, रॉ मटेरियल जो है वो सस्ता हो जाए, अब मार्केट में प्रोडक्ट जो है वो फिर ज़्यादा आएंगे, ठीक है।
रिजल्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट ज़्यादा हो गया तो मतलब कंपटीशन बढ़ गया, सेलर्स प्राइस कम कर देते हैं, इसलिए इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो कम होती है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो याद रखिएगा, मोर सप्लाई मीन लोअर प्राइस एंड मोर क्वांटिटी। क्लियर। जब सप्लाई डिक्रीज होती है तो मतलब प्रोड्यूसर्स कम प्रोडक्ट बना पा रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल महंगा हो जाए, लेबर महंगी हो जाए, तो अब मार्केट में मतलब कि प्रोडक्ट कम आएगा। प्रोडक्ट कम हो गया मतलब स्केर्सिटी क्रिएट हो गई, सेलर्स प्राइस बढ़ा देते हैं, इसलिए इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ती है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कम हो जाती है यहाँ पर। और लेस सप्लाई मतलब हायर प्राइस एंड हायर लेस क्वांटिटी। ठीक है, तो इसमें भी स्टूडेंट्स आपने जो है वो इसको क्विज के लिए रीड आउट कर लेना है। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं कंपैरेटिव स्टैटिक्स चेंजिंग सप्लाई की तरफ से। अब हम पढ़ेंगे लॉन्ग रन एनालिसिस के बारे में। इकोनॉमिक्स में शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों अलग कंसेप्ट्स होते हैं। शॉर्ट रन में चेंजेस लिमिटेड होते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में मार्केट को पूरा टाइम मिल जाता है एडजस्ट होने का। लॉन्ग रन मतलब वो टाइम पीरियड जहां मार्केट फुली एडजस्ट हो सकती है, यानी मार्केट के पास इतना टाइम होता है कि न्यू फर्म्स एंटर कर सकें, ओल्ड फर्म्स जो है वो एग्जिट कर सकें, फर्म्स अपना साइज चेंज कर सकें, बायर्स अपनी प्रेफरेंसेस चेंज कर सकें। ठीक है, लॉन्ग रन में सेलर्स क्या करते हैं, जो न्यू सेलर्स जो है वो मार्केट में एंटर कर सकते हैं। अगर किसी मार्केट में प्रॉफिट ज़्यादा हो, न्यू फर्म्स अट्रैक्ट होती हैं मार्केट में, ठीक है, एंट्री करती हैं, सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। अगर लॉस हो रहा हो तो क्या होता है कि फर्म्स बिजनेस बंद कर देती हैं, मार्केट से एग्जिट कर जाती हैं और सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। फर्म्स फिक्स फैक्टर्स चेंज कर सकती हैं, कैसे, जैसे शॉर्ट रन में जो है वो फैक्ट्री साइज चेंज नहीं होता, तो लॉन्ग रन में क्या होता है कि न्यू फैक्ट्रीज बन जाती हैं, मशीन्स चेंज हो जाती हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ सकती है। तो यानी फर्म्स अपना साइज और स्केल जो है वो चेंज कर सकती हैं। लॉन्ग रन में बायर्स क्या करते हैं, देखिए लॉन्ग रन में बायर्स जो है वो भी एडजस्ट करते हैं, यानी प्राइस चेंज हो तो लोग अपने टेस्ट, अपनी प्रेफरेंसेस जो है वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोल महंगा हो जाए तो लोग बाइक्स या इलेक्ट्रिक कार्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यानी लॉन्ग रन में जो है वो कंज्यूमर बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपने सारे पॉइंट्स याद रखने लॉन्ग रन एनालिसिस के। ठीक है, ये लॉन्ग रन एनालिसिस के हिसाब से जो है वो ग्राफ दिखाए हुए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है वो यहाँ दो सिचुएशंस एक्सप्लेन की गई हैं, एक डिमांड डिक्रीज हो और दूसरा डिमांड इंक्रीज हो, और फिर लॉन्ग रन में मार्केट कैसे एडजस्ट होती है। ठीक है, जब डिमांड डिक्रीज होती है तो इसमें क्या होता है, इनिशियल जो चेंज है हमारे पास, यानी डिमांड D1 से D2 हो गई, यानी लोग प्रोडक्ट कम खरीद रहे हैं। ठीक है, कम खरीद रहे हैं, इसका इमीडिएट रिजल्ट क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस P2, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q2, यानी प्राइस गिर गई, सेल्स कम हो गई। दूसरी बात इसमें यह है कि लॉन्ग रन एडजस्टमेंट, यानी अब फर्म्स को क्या होता है, लो डिमांड लो प्रॉफिट, तो कुछ फर्म्स मार्केट छोड़ देती हैं, रिसोर्सेज मार्केट से बाहर चले जाते हैं। इसका रिजल्ट जो है वो क्या होता है, सप्लाई जो है वो लेफ्ट साइड पर जो है वो शिफ्ट हो जाती है, यानी S2 की साइड। इसके बाद हमारे पास सप्लाई कम होने के बाद मार्केट फिर बैलेंस बनाता है, यानी न्यू इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो न्यू इक्विलिब्रियम बनाता है तो मतलब P3 Q3, यानी मार्केट न्यू स्टेबल पॉइंट पर आ जाती है। ठीक है, केस नंबर 2 में क्या और डिमांड इंक्रीज, यानी राइट पैनल वाली बात है, डिमांड D1 से D2 हो गई, यानी लोग प्रोडक्ट ज़्यादा खरीद रहे हैं। इमीडिएट रिजल्ट जो है वो हमारे पास क्या, इक्विलिब्रियम प्राइस P2, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q2। हाई डिमांड मतलब हाई प्रॉफिट, तो न्यू फर्म्स मार्केट में एंटर करती हैं, रिसोर्सेज मार्केट में आ जाते हैं, तो मतलब सप्लाई राइट साइड पर जो है वो शिफ्ट हो जाती है S2 पे। सप्लाई इंक्रीज होने के बाद मार्केट फिर बैलेंस हो जाती है, न्यू इक्विलिब्रियम मतलब P3 Q3। तो यही चीज़ें जो आपकी पिक्चर में है वही चीज़ें दिखाई, उन्हीं चीज़ों को जो है यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।